नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। आईएमए ने मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 कंटेनमेंट जोन और इसके आसपास स्थित अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न होने तक कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाए। सरकार ने देश भर में 723 कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए। तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमण की क्वारंटीन अवधि मौजूदा 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उठाए गए सभी कदमों की सराहना की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप लंबे समय तक बने रहने की आशंका। कोविड-19 पर इस विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों को 3 से 5 महीने की कैद तथा 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने अध्यादेश की सराहना की और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया। आईएमए की महाराष्ट्र शाखा ने भी केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे ने कहा कि डॉक्टरों के पक्ष में इस अध्यादेश का लंबे समय से इंतजार था। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा की गतिविधियों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद डॉक्टरों ने प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंदोलन वापस लेने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए को धन्यवाद दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल आईएमए के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। श्री शाह ने डॉक्टरों की विशेष रूप से कोरोना से लड़ने में भूमिका की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वे ऐसी ही निष्ठा से आगे भी काम करते रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके सुझाव दिया है कि कोविड-19 के सील इलाकों के आसपास के अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाना चाहिए और जब तक उनके कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न हो जाए तब तक उनकी ठीक से निगरानी की जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक सील किए गए इलाकों से आने वाले मरीजों में कोविड-19 के लक्षण न हो तब भी उनका टेस्ट कराया जाना चाहिए। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना के पुष्ट मामलों के निकट संपर्क के लोगों को 7 सप्ताह तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत की तैयारियों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए देश भर में 723 अस्पताल और 2 लाख आइसोलेशन बिस्तर तैयार हो गए हैं।
नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं, 24,000 आईसीयू बेड्स हैं और 12,190 वेंटिलेटर्स हैं। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। जहां पीपीई की बात है, आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, इसकी अभी उपलब्धता 25 लाख है और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। कोविड-19 के संक्रमण के मामले में लाभार्थी का इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया जाएगा। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में करगिल जिले को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है। जिले के चौथे कोरोना संक्रमित व्यक्ति को भी लगातार दूसरी बार कोरोना मुक्त पाए जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। करगिल की अपर जिलाधीश सोनम चोसार ने बताया कि अब करगिल जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिरोज अहमद खान ने करगिल जिले को कोविड मुक्त बनाने में जिले की जनता, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मचारियों के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पंजाब में एसबीएस नगर जिला कोविड-19 मुक्त हो गया है। इस जिले में 18 पॉजिटिव मामले थे। कल 2 मरीजों के ठीक होने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि नवा शहर में आखिरी मरीज आज ठीक हो गया और उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 257 हो गई है। इनमें से 16 की मौत हो चुकी है और 53 अभी सक्रिय हैं। पंजाब में अभी 188 मरीजों का इलाज चल रहा है। 53 मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश को पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी। इस राशि का उपयोग 3 चरणों में किया जाएगा। 7,774 करोड़ रुपए का प्रावधान तत्काल कोविड-19 आपात कार्रवाई के लिए किया गया है। शेष राशि 1 से 4 वर्ष तक मध्यम अवधि के लिए खर्च की जाएगी। मंत्रिमंडल ने असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट देने की मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में लाभार्थियों को आधार उपलब्ध कराने के कार्य में अभी समय लग सकता है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। असम में ऐसे 27,09,586 किसान हैं जिन्हें 8 अप्रैल तक पीएम किसान योजना के तहत कम से कम एक किस्त का भुगतान किया गया है। मेघालय में 98,915 तथा लद्दाख सहित जम्मू कश्मीर में 10,01,668 ऐसे किसान हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती हैं। देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 20,471 हो गई है। इनमें से 3,959 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 652 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सभी राज्यों को त्वरित एंटीबॉडी जांच संबंधी दिशा निर्देश भेजे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये जांच दुनिया भर में की जा रही है और फिलहाल इसका उपयोग व्यक्ति विशेष में बन रही एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि ये जांच कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए निर्धारित आरटी-पीसीआर जांच का विकल्प नहीं है। मंत्रालय ने राज्यों को इन जांचों के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करने की सलाह देते हुए कहा है कि ये जांच निर्धारित प्रयोजनों के लिए ही की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 89 कर दी है। दोनों नए कंटेनमेंट जोन लाडूसराय के एफ ब्लॉक में हैं। चिन्हित किए गए दोनों जोनों को दिल्ली सरकार के ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत सील करने के आदेश दिए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 मामलों की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है और सावधानी अपनाने के परिणाम आने लगे हैं। जो आशंका थी पहले जो खतरे का, वो खतरा तो लगता नहीं है।
ये काफी धीमी गति से अभी वायरस फैल रही है भारत देश में। इतना बड़ा देश है, इतने प्रांत है, उनमें फर्क भी है। फिर भी लगता है कि जितना हमें ये खतरा पहले आशंका थी उस गति से तो नहीं बढ़ रही है। ये लॉकडाउन का असर पड़ चुका है, ब्रेक्स लग चुके हैं और संभावना है कि जल्द से जल्दी ये वायरस की गति हम बदल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने 1,74,000 से अधिक किसानों से 13 अरब 13 करोड़ रुपए के दलहन और तिलहन की खरीद की है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग पूर्णबंदी के दौरान किसानों और कृषि संबंधी गतिविधियों में मदद करने के लिए अनेक उपाय कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने थोक मंडियों में भीड़ कम करने और आपूर्ति को मजबूत बनाने के कई उपाय शुरू किए हैं। रबी सीजन 2020 के दौरान वर्तमान में 20 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद की जा रही है। नेफेड और एफसीआई द्वारा 1,67,000 टन दलहन और लगभग 1,12,000 टन तिलहन की खरीद की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं, फलों और सब्जियों की आपूर्ति और कीमतों की निगरानी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के उत्पादन क्षेत्रों से दूसरे राज्यों में प्याज की आपूर्ति के लिए कृषि मंत्रालय महाराष्ट्र मंडी बोर्ड के संपर्क में है। वर्तमान में नासिक जिले के अंतर्गत आने वाले कृषि उत्पाद बाजार समिति दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब, कोलकाता, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में औसतन 300 ट्रक प्याज प्रतिदिन नियमित तौर पर भेज रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। आगे पढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। आईएमए ने मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 कंटेनमेंट जोन और इसके आसपास स्थित अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न होने तक कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाए। सरकार ने देश भर में 723 कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए। तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमण की क्वारंटीन अवधि मौजूदा 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उठाए गए सभी कदमों की सराहना की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना वायरस का प्रकोप लंबे समय तक बने रहने की आशंका। तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों को अलग थलग रखने की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कल इस आशय की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को ही क्वारंटीन केंद्रों में लाया जाए, जबकि संपर्क में आए बिना लक्षण वाले लोगों की जांच नहीं की जाएगी। हालांकि ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी और उन्हें 28 दिन के लिए अलग रहना पड़ेगा और प्रतिदिन उनकी निगरानी की जाएगी। सरकार ने 14 दिन तक अपने घरों में क्वारंटीन में रह रहे लोगों को निर्देश दिया है कि वे और 14 दिन ऐसे ही रहें। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमित रोगियों के क्वारंटीन की 28 दिन की अवधि सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। इस बीच तेलंगाना में 15 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 943 हो गई है। हैदराबाद, सूर्यापेट और गढ़वाल जिलों में अधिक रोगियों का पता लग रहा है। इस बीच एक और रोगी की मृत्यु होने के बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। 194 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी, जहां अब कोविड-19 संक्रमण का कोई मामला नहीं है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में 112 संक्रमित मामलों की पुष्टि होने से ये संख्या 1449 हो गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस फिलहाल प्रदेश के 53 जिलों में सक्रिय है। अभी तक राज्य में इस वायरस से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें आगरा में, 5 मुरादाबाद में, 3 मेरठ में और एक मौत बस्ती, वाराणसी, बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 10 से ज्यादा कोविड-19 के मामले वाले जिलों के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों से इन जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से
पालन करने को कहा। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में लैब की संख्या बढ़ाने जा रही है। सरकार ने अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी टेस्टिंग लैब की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मेरठ और इटावा में पूल टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 17 और मामले आने से कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 143 हो गई है। राजधानी पटना में 8 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 16 हो गई है। पटना का खाजपुरा इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 98 व्यक्तियों का उपचार हो रहा है, जबकि 42 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। संक्रमित प्रवासी मजदूरों में 2 भागलपुर का है जो मुंबई से वापस लौटा था, जबकि एक दिल्ली से पटना आया है। भागलपुर के अस्पताल के एक डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पटना में 80 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, जबकि 500 से अधिक लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना, नालंदा के सीमावर्ती जिलों जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, गया और नवादा में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने संक्रमण से संभावित लोगों को प्रोएक्टिव होकर तुरंत जांच कराने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 431 नए मामले सामने आने के बाद इस महामारी के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,649 हो गई है। राज्य में 789 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। कल ही 67 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस बीच एक क्रूज समुद्री जहाज में फंसे 146 चालक दल के भारतीय सदस्य आज मुंबई में उतरेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी बयान में बताया गया है कि मारिला डिस्कवरी नाम के इस क्रूज जहाज के चालक दल के किसी भी सदस्य में कोविड-19 की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं राज्य के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ की बटालियन कई लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध करा रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य के विभिन्न हिस्सों में तालाबंदी के कारण कई लोग फंसे हुए हैं। इनमें श्रमिक तथा व्यावसायिकों समेत कई अन्य शामिल हैं। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली के देसाईगंज में लॉकडाउन के कारण शादी के लिए आए तकरीबन 40 लोग फंस गए, जो सब के सब मजदूर है। पिछले कई दिनों से सीआरपीएफ की बटालियन इन लोगों के खाने का प्रबंध कर रही है। साथ ही वे बच्चों के लिए दूध और बिस्कुट भी उपलब्ध करा रहे हैं। इन लोगों के साथ सीआरपीएफ इस इलाके में बसे 500 से 600 गरीब लोगों को हर रोज भोजन प्रदान कर रही है। सीआरपीएफ कमांडेंट प्रभाकर त्रिपाठी ने ऑल इंडिया रेडियो को बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा करने का अवसर मिलना बड़ी संतुष्टि की बात है। जयंत निनगड़े के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीआरपीएफ के जवान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सबसे अधिक माओवाद प्रभावित जिलों में से एक बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान अलग अलग गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय बता रहे हैं। सीआरपीएफ के अधिकारी देवेंद्र पाल ने बताया कि सीआरपीएफ की 199वीं बटालियन ने बीजापुर जिले के केशकुतुल गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन कर ग्रामीणों को साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। 199 बटालियन द्वारा ग्राम केशकुतुल में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों को कोविड-19 से बचाव के बारे में बताया गया एवं से संबंधित वस्तुओं का वितरण किया गया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, डेटॉल सोप और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और ऑटोमेटिक स्प्रेयर मशीन भी बांटी गई। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ में माओवाद की समस्या पर काबू पाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही है और अब वह वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भी मोर्चा खोलकर ग्रामीणों का दिल जीत रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। त्रिपुरा में गैर स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम समिति अपने अपने गांव के स्तर पर कोविड-19 महामारी की श्रृंखला को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।
पंचायतों के निदेशक आर.के. नोटिया ने हमारे संवाददाता को बताया कि सीमावर्ती गांवों में पंचायत और ग्राम समिति के सदस्य घर घर जाकर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बांग्लादेश से कोई व्यक्ति गांव में प्रवेश न करे। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव द्वारा सुरक्षित दूरी का मानदंड बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देने के बाद यह कदम उठाया गया। श्री नोटिया ने बताया कि प्रत्येक सदस्य गरीब और जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराने में भी मदद कर रहा है। ये सदस्य किराने की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की नियमित रूप से जांच करते हैं और यह भी देखते हैं कि जरूरी चीजों के दाम युक्त संगत है या नहीं। गांव के ये स्वयंसेवी लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में भी सचेत करते हैं। अगरतला से रीना नागमेथम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशुतोष मिश्र। मध्य प्रदेश में पूर्णबंदी के कारण लंबे समय से घरों में कैद रहने की विवशता बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बच्चों को घरों से बाहर न निकलने देने और उन्हें पूर्णबंदी का उल्लंघन करने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने उनकी मदद के उपाय किए हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पुलिस ने बच्चों के लिए घर पर रहो हुनर का जौहर दिखाओ नाम से अनूठी प्रतियोगिता शुरू की है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि बच्चे इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग या फिर पोयम, रिसाइटल या फिर कोई भी वीडियो मैसेज बना के व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। अब तक 150 से अधिक बच्चों की प्रविष्टियां मिल चुकी हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस की इस रचनात्मक पहल की तारीफ करते हुए सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी एक वीडियो मैसेज उमरिया पुलिस को भेजा है। मध्य प्रदेश की उमरिया पुलिस को, जिन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया निकाला है, जिन्होंने घर बैठे ही पेंटिंग कंपटीशन, पोएम राइटिंग कंपटीशन वहां के नागरिकों से कराई है ताकि नागरिक घर में रह सकें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर सकें। इसके लिए प्रोत्साहन की और सराहना के पात्र हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कहानी लेखन, चित्र बनाओ, कैरम और शतरंज प्रतियोगिता जैसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक रूप से व्यस्त रखा जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना की निराशा भरी खबरों के बीच राजस्थान के सीकर जिले से अच्छी खबर आई है। सीकर जिले में पलसाना गांव के सरकारी स्कूल की रंगत पिछले 10 दिन में पूरी तरह बदल चुकी है। स्कूल का भवन नए रंग से जगमग है और पूरा परिसर साफ सुथरा हो चुका है। लॉकडाउन के कारण इस विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 54 मजदूरों को रखा गया था। गाँव के नागरिकों द्वारा की गई आओ भगत से प्रभावित इन मजदूरों ने अपनी ओर से गाँव को कुछ लौटाने का संकल्प किया। उन्होंने स्कूल भवन को न केवल नया रंग किया बल्कि पूरे परिसर की सफाई भी की। के सरपंच रूप सिंह शेखावत ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्लानकर्ताओं की जिम्मेदारी हमें दी गई। इनके रहने और खाने की, आवास की और भोजन की व्यवस्था हमें दी गई। ग्रामीण जनों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से जो खाद्य सामग्री की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध रहेगी। प्रवासी नागरिकों की इस सौगात से गांव के लोग अभिभूत हैं। सीकर से बाल मुकुंद जोशी के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में कोविड-19 के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपायों और इस दिशा में बेहतर नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। श्री गेट्स ने कहा है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करना, क्वारंटीन के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों का पता लगाने पर जांच के लिए ध्यान केंद्रित करना, देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था करना आदि सराहनीय उपाय हैं। श्री गेट्स ने कहा कि मोदी सरकार कोविड-19 से निपटने में अपनी डिजिटल क्षमताओं का इस्तेमाल कर रही है और कोरोना वायरस पर नजर रखने के लिए आरोग्य सेतु जैसे डिजिटल ऐप शुरू किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस धरती पर आने वाले लंबे समय तक रह सकता है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम गैब्रियसिस ने बताया कि अमेरिका और अफ्रीका में मामले अब भी बढ़ते जा रहे हैं। WHO प्रमुख ने कहा कि हालांकि कोविड-19 के मामलों में कमी आई है, किंतु अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी यूरोप में बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। अधिकतर देशों में ये महामारी अभी शुरुआती चरण में है और जहां इसका सबसे पहले असर हुआ, वहां दोबारा संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। टेड्रोस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय रहते 30 जनवरी को ही वैश्विक आपातकाल की चेतावनी दे दी थी। संगठन की ओर से ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने उस पर यह आरोप लगाया है कि WHO ने चीन के साथ सांठगांठ की और महामारी की गंभीरता को कम करके बताया। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,75,000 का आंकड़ा पार कर गई है।
कोविड-19 के बढ़ते मामले और मृत्यु दर को लेकर चिंता के बीच एक 92 वर्षीय संक्रमित महिला को लेकर अच्छी खबर है। खंडवा क्षेत्र की रहने वाली महिला रोगी में तेजी से सुधार हुआ। हालांकि वे 7 महीने पहले लकवा से पीड़ित हुई थी। वो और उसके परिवार के अन्य 4 सदस्य संक्रमित पाए गए। उन्हें लावाले के अस्पताल में 1 अप्रैल को भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय नटराजन ने बताया कि 92 वर्षीय महिला और उसके 3 साल का पोता मंगलवार को दोबारा जांच के बाद ठीक पाए जाने पर अस्पताल से घर चले गए। ये 60 साल से ऊपर के लोगों को ये संदेश देता है कि लकवाग्रस्त होने के बावजूद 92 वर्षीय महिला कोरोना को हरा सकती है। इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर नटराजन ने कहा कि ये एक सामान्य अवधारणा है कि 60 साल से अधिक उम्र के संक्रमित व्यक्ति बचाए नहीं जा सकते। उन्होंने लोगों से न घबराने की अपील की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान परिचर्चा में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरुआत भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जी देवेंद्र, क्या सुर्खियां हैं आज समाचार पत्रों से? विशाल, शुरुआत करते हैं। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का अध्यादेश आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डॉक्टर नर्सों पर हमले का कड़ा इलाज, गैर जमानती होगा अपराध, 7 साल तक जेल, 5 लाख तक जुर्माना भी। 123 साल पुराने महामारी कानून में बदलाव, बकौल राष्ट्रीय सहारा अब महंगा पड़ेगा, कोरोना वॉरियर्स से पंगा, सरकार लाई अध्यादेश। 30 दिन में होगी मामले की जांच, 1 साल में फैसला। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को दिया है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड से अब कहीं भी हो सकेगा मुफ्त इलाज, हिंदुस्तान ने इसे देते हुए लिखा है, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत। अब गैर संबद्ध निजी अस्पतालों में भी कोरोना का निःशुल्क उपचार मिलेगा। किसानों को उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर 22,186 करोड़ रुपए की गई। अमर उजाला के कारोबार पृष्ठ पर है। कोविड-19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक के बीच हुआ बड़ा करार भी समाचार पत्रों की पहले पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा विदेशी निवेश, जियो में 43,574 करोड़ रुपए निवेश करेगी फेसबुक। दैनिक जागरण ने लिखा है, रिलायंस फेसबुक दोस्ती से 3 करोड़ किराना दुकानदारों के लिए नई राह। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों के मारे जाने का समाचार जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में हर कोई कर सकेगा अपना योगदान। दैनिक जागरण ने इस खबर को देते हुए लिखा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाने की ई लर्निंग मुहिम को नई ऊंचाई देने के लिए विद्यादान स्कीम का नया चरण लॉन्च किया। धन्यवाद देवेंद्र समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 कंटेनमेंट जोन और इसके आसपास स्थित अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न होने तक कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाए। सरकार ने देश भर में 723 कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए। तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमण की क्वारंटीन अवधि मौजूदा 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उठाए गए सभी कदमों की सराहना की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप लंबे समय तक बने रहने की आशंका। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।